गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कोविड-19 के कारण आज हमें इस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के माध्यम से आपसे मुखातिब होना पड़ रहा है। मैं डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, महिला कॉलेज डालमिया नगर, डेहरी ऑन सोन। आज आप स्नातक पार्ट 1 के छात्र छात्राओं को द्वितीय पत्र यानी असामान्य मनोविज्ञान से संबंधित विषयों को आपके सम्मुख रखूँगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि असामान्य है क्या। मैं मनोविज्ञान की चर्चा इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि आप यदि इस विषय में ऑनर्स कर रहे हैं तो निश्चित ही मनोविज्ञान की जानकारी आपको होगी। तो मैं आगे बढ़ने से पहले आपको असामान्य के विषय में जानकारी दे दूं, जिससे आगे आपको असामान्य मनोविज्ञान समझने में सुविधा हो। असामान्य, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, असामान्य, जो सामान्य से परे हो, जो सामान्य से अलग हो, जो सामान्य के विपरीत हो। यानी कि हम मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं और व्यवहार, जो सामान्य व्यवहार होता है, वह व्यवहार या उस व्यवहार को हम सामान्य व्यवहार कहेंगे जो कि समाज के द्वारा बनाए गए नियम कानून, समाज के द्वारा बनाए जो उनकी मान्यताएं हैं, उनके जो रीति रिवाज हैं, उनके जो कस्टम्स हैं, उनके जो अन्य जो उनकी विशेषताएं हैं समाज की, उसके आधार पर यदि हम व्यवहार करते हैं तो उसको हम सामान्य व्यवहार कहते हैं। लेकिन इसके विपरीत, यानी कि उससे परे यदि हमारा व्यवहार होता है जो सामाजिक मान्यताओं के अनुकूल नहीं हो, जो सामाजिक मान्यताओं या सामाजिक जो परंपराएं हैं उसके विपरीत, उसके अनुकूल नहीं हों, तो वैसी स्थिति में हम उस व्यवहार को असामान्य कह सकते हैं। मुझे लग रहा है, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को देख के, कि आप असामान्य को आप समझ रहे हैं। मोटा मोटी मैंने आपको बताया समझाने के लिए कि असामान्य का मतलब होता है कि सामान्य व्यवहार से विपरीत व्यवहार जो व्यक्ति करता है, वैसे व्यक्ति जो सामान्य से उल्टा या विपरीत व्यवहार करते हैं, सामाजिक नियम कानून, सामाजिक रीति रिवाज के प्रतिकूल व्यवहार करते हैं, वैसे व्यक्तियों के व्यवहार को हम असामान्य व्यवहार कहेंगे। तो असामान्य मनोविज्ञान आप समझ गए होंगे। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि फ्रायड महोदय ने, फ्रायड एक नाम है मनोवैज्ञानिक का, मनोविश्लेषक कहिए, मनोचिकित्सक उनको कहिए। फ्रायड एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो असामान्य मनोविज्ञान के, आप उनको फाउंडेशन स्टोन कह सकते हैं। आज मनोविज्ञान की, असामान्य मनोविज्ञान की जो इतनी बड़ी इमारत आपको दिखाई देती है, उसके बुनियाद में, उसके जो फाउंडेशन स्टोन हैं वे फ्रायड महोदय हैं, सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड असामान्य मनोविज्ञान यदि आपको पढ़ना है, मनोविज्ञान आप प्रतिष्ठा पढ़ती हैं या पढ़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको यह हमेशा याद रखना चाहिए कि फ्रायड नाम का एक व्यक्ति हुआ था जिसने कि असामान्य मनोविज्ञान का बुनियाद रखा था। उन्होंने कहा कि, या उनकी मान्यता ये थी कि कुछ हमारे समाज में कुछ ऐसे भी व्यक्तित्व हैं, कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं, कुछ ऐसे भी पर्सनालिटीज हैं जो कि सामान्य लोगों से अलग उनका व्यवहार होता है। तो चूँकि हम मनोविज्ञान में व्यक्ति का अध्ययन करते हैं, इसलिए हमें सामान्य असामान्य दोनों ही तरह के व्यक्तियों का अध्ययन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मनोविज्ञान में सिर्फ हम सामान्य जो नॉर्मल लोग होंगे, जिनका बिहेवियर सोशल नॉर्म्स के अनुकूल होगा या जो सामाजिक मान्यताओं के अनुकूल व्यवहार करते हैं, हम उनका अध्ययन करेंगे,
उनकी विशेषताओं को देखेंगे, उनके जो एक्टिविटीज़ होते हैं, उनके जो क्रियाकलाप होते हैं, उनकी जो फीलिंग्स होती हैं, उनकी जो आदि जो ये होता है, ये सब को नहीं, बल्कि हम दोनों ही तरह के व्यक्तियों को, दोनों ही तरह के व्यक्तियों का अध्ययन करेंगे जो इस समाज में रहता है। तो सिगमंड फ्रायड ने बताया कि मन यानी माइंड, मन को उन्होंने दो वर्गों में बांटा। मन को उन्होंने दो वर्गों में बांटा। एक को कहा है मन का गत्यात्मक पहलू यानी कि डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ माइंड, और दूसरे को कहा है मन का आकारात्मक पहलू। मन का गत्यात्मक पहलू डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ माइंड और मन का आकारात्मक पहलू टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ माइंड। तो आज मैं आपको गत्यात्मक पहलू के बारे में, यानी कि मन का जो गत्यात्मक पहलू हो उसके बारे में मैं कुछ आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा कि मन का गत्यात्मक पहलू आखिर है क्या, क्या चीज़, किसको कहते हैं मन का गत्यात्मक पहलू। तो सबसे पहले फ्रायड महोदय ने बताया कि मन के गत्यात्मक पहलू के द्वारा ही मूल प्रवृत्तियों के आपस में जो संघर्ष होते हैं, मूल प्रवृत्तियों से जो उत्पन्न संघर्ष होते हैं, उनका समाधान या उन संघर्ष का समाधान इस गत्यात्मक पहलू के द्वारा होता है। तो मूल यहाँ बात आती है, आपके लिए भी नई लग रही होगी, मूल प्रवृत्ति। मैंने जिक्र किया है मूल प्रवृत्ति की। तो ये मूल प्रवृत्ति क्या है, आप समझ रहे हैं मूल प्रवृत्ति है क्या? नहीं, मुझे लग रहा है कि आप नहीं समझ रहे हैं। मूल प्रवृत्ति जन्म से ही व्यक्ति में रहता है। बच्चा जब जन्म लेता है उस समय से ही उसमें मूल प्रवृत्तियां विद्यमान रहती हैं, और ये मूल प्रवृत्तियां दो तरह की होती हैं। एक को कहा जाता है डेथ इंस्टिंक्ट और एक को कहा जाता है लाइफ इंस्टिंक्ट। एक को कहा जाता है जीवन मूल प्रवृत्ति लाइफ इंस्टिंक्ट, और दूसरे को कहा जाता है मृत्यु मूल प्रवृत्ति यानी कि डेथ इंस्टिंक्ट। ये दोनों तरह की इंस्टिंक्ट या दोनों तरह की प्रवृत्तियां व्यक्ति में जन्म के समय से ही उपस्थित रहती हैं, विद्यमान रहती हैं, उनमें समाहित रहती हैं। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, तो ये दोनों मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति में रहती हैं। लेकिन जिसकी बाहुलता होगी, जिस मूल प्रवृत्ति की व्यक्ति में बाहुलता होगी, उस मूल प्रवृत्ति के अनुकूल वह व्यवहार करता है। जैसे कि जिस व्यक्ति में, आपकी आसानी के लिए हम समझा दे रहे हैं कि जैसे किसी व्यक्ति में जीवन मूल प्रवृत्ति का बाहुलता है, यानी कि वह स्ट्रांग है, जीवन मूल प्रवृत्ति उसमें स्ट्रांग है, तो वह उस व्यक्ति में देखा जाता है कि वह व्यक्ति कंस्ट्रक्टिव वर्क्स में, यानी कि जो रचनात्मक कार्य हैं, उन रचनात्मक कार्यों में उसकी रुचि ज़्यादा होती है। समाज के निर्माण में, समाज के अन्य लोगों के साथ सहयोग करने में या सामाजिक नियम कानूनों का पालन करने में वे ज़्यादा अपने को व्यस्त रखते हैं, या उनमें यह ज़्यादा या इस तरह का व्यवहार ज़्यादा देखने को मिलता है। उसी तरह से जिन व्यक्तियों में डेथ इंस्टिंक्ट यानी मृत्यु मूल प्रवृत्ति की प्रबलता होती है, बाहुलता होती है, वे व्यक्ति डिस्ट्रक्टिव माइंड के होते हैं, यानी कि वह उनके विध्वंसात्मक कार्यों में, यानी कि जो विध्वंसात्मक कार्य हैं वैसे कार्यों में उनकी प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। वे ज़्यादा वैसे कार्यों को करते हैं जिससे कि समाज के नियम कानून तोड़े जाएं, जिससे कि समाज के लोगों को हानि हो, जो समाज के विपरीत व्यवहार हो, जो सोशल नॉर्म्स के विपरीत व्यवहार हो, इत्यादि इत्यादि। तो
मैं रुक गया मूल प्रवृत्ति पे ही, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ अब। तो फ्रायड महोदय ने जो मन के गत्यात्मक पहलू की चर्चा की और उन्होंने ये बताया कि यह मूल प्रवृत्तियों में उत्पन्न संघर्षों को दूर करता है, गत्यात्मक पहलू। तो इसको उन्होंने 3 वर्गों में बांटा। मन के गत्यात्मक पहलू को फ्रायड ने 3 वर्गों में विभाजित किया। एक को कहा ईड, ID ईड, दूसरे को कहा ईगो, EGO ईगो, और तीसरे को कहा सुपर ईगो। ये तीनों स्वरूप एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ठीक है। ये ईड, ईगो और सुपर ईगो, ये तीनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं तथा इनके बीच हमेशा एक संघर्ष चलता रहता है। किनके बीच? ईड, ईगो और सुपर ईगो के बीच हमेशा एक संघर्ष चलता रहता है, और यह संघर्ष चेतन और अचेतन तथा अर्धचेतन तीनों ही स्तर पर होता है। समझ रहे हैं? ये ईड, ईगो और सुपर ईगो के बीच जो संघर्ष हमेशा होता रहता है, वह ऐसा नहीं है कि सिर्फ चेतन स्तर पे होता है, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ अचेतन स्तर पे होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्धचेतन स्तर पर होता है, बल्कि यह तीनों ही स्तर पर होते रहता है। तो ईड, ईगो और सुपर ईगो के लिए यह तीनों स्तर ही कार्य क्षेत्र हैं। इनका जो कार्य क्षेत्र क्या है? ईड, ईगो, सुपर ईगो का कार्य क्षेत्र क्या है? चेतन, अवचेतन या अर्धचेतन जो भी कहें, और अचेतन, ये तीनों ही स्तर पर कार्य करता है। तो हम इसको यदि हम अलग अलग समझें कि ईड, ईगो और सुपर ईगो आखिर है क्या, ईड किसको कहा जाता है, ईगो किसको कहा जाता है, सुपर ईगो किसको कहा जाता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं इत्यादि। तो सबसे पहले हम ईड की बात करते हैं। ओके, ईड मन का या ईड मन के गत्यात्मक पहलू का पहला प्रतिनिधि है, फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डायनेमिक एस्पेक्ट। डायनेमिक एस्पेक्ट का पहला जो प्रतिनिधि है वह ईड है, और व्यक्तित्व में असंख्य अस्पष्ट, अव्यवस्थित भाग होते हैं, और फ्रायड के अनुसार यह मानसिक जगत का, आंतरिक जगत का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, फ्रायड ने कहा है कि ये जो ईड है वह मानसिक जगत या आंतरिक जगत का प्रतिनिधित्व करता है। जन्म के समय यदि हम देखें तो जन्म के समय व्यक्ति में सिर्फ ईड होता है, ईड की प्रमुखता होती है। बच्चा जब जन्म लेता है उस समय से उसमें सिर्फ ईड की प्रमुखता होती है, और वह सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है। उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। ईड में, यानी कि ईड के जिस ईड जो है, ईड की जो विशेषता है, पहली विशेषता उसकी यही है कि यह सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है। और बच्चा जब छोटा होता है तो आप देखते होंगे कि वह सिर्फ अपनी आवश्यकता की पूर्ति चाहता है, उसको इस बात से कोई भी मतलब नहीं रहता है, इस बात से वह बिल्कुल ही अनभिज्ञ रहता है कि जो हमारी आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति करने में हमारे माता पिता या हमारा जो भी केयरटेकर है वह सक्षम है या नहीं है। इससे उनको कोई लेना देना नहीं है कि हमारी जो इच्छा है, हमारी जो चाहत है, हम जो चाहते हैं उस
की पूर्ति हमारे अभिभावक, हमारे माता पिता कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ ईड होता है। और ईड की यह विशेषता होती है कि वह सिर्फ अपनी आवश्यकता की पूर्ति चाहता है, चाहे वह आवश्यकता, चाहे वह सोच, चाहे वह विचार गलत हो, सही हो, इसका उसे कोई भान नहीं होता। इसके बारे में वह कभी नहीं सोचता। वह सिर्फ चाहता है कि जो चीज़, जिस चीज़ में हमें आनंद की प्राप्ति हो, जो चीज़ हमें चाहिए, आनंद की प्राप्ति तभी होगा जबकि हम जो चाहते हैं वह हमको मिल जाए। ठीक है, तो ये सब जो हैं वह ईड की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिससे स्पष्ट हो जाएगा, आपको भी समझ में आने लगेगा कि ईड कहा किसको जाता है और क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो यदि हम इसकी विशेषताओं को देखें तो इसकी पहली विशेषता फ्रायड ने बताया है कि यह जीवन तथा मूल प्रवृत्तियों का भंडार है। ठीक है, फ्रायड ने कहा कि ईड की पहली विशेषता यही है कि यह जीवन तथा मृत्यु के मूल प्रवृत्तियों का भंडार है। यानी कि मूल प्रवृत्तियां तो आप समझ ही रहे हैं, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति, ये दोनों का भंडार है। मूल प्रवृत्ति यानी कि जीवन मूल प्रवृत्ति के कारण रचनात्मक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं और मृत्यु मूल प्रवृत्ति के कारण विध्वंसात्मक क्रिया उत्पन्न होती हैं। ईड में ये दोनों मूल प्रवृत्तियां वर्तमान रहती हैं। अतः ईद के कारण व्यक्ति रचनात्मक एवं विध्वंसात्मक क्रियाओं को करने के लिए इच्छुक रहता है। वह दोनों ही तरह की क्रियाओं को करने के लिए इच्छुक रहता है, क्योंकि उसे यह जानकारी ही नहीं रहती है, वास्तविकता का उसे कोई ज्ञान ही नहीं रहता है कि क्या गलत है और क्या सही है, कौन सा कार्य हमारा रचनात्मक है और कौन सा कार्य हमारा विध्वंसात्मक है। तो इसलिए वह दोनों ही कार्यों को करने के लिए, दोनों ही तरह के कार्यों को करने के लिए वह उत्सुक रहता है। उसी तरह ईड की यदि दूसरी विशेषता देखें तो वह है ईड को समय एवं वास्तविकता का ज्ञान नहीं रहता। ठीक है, ईड को समय और वास्तविकता का ज्ञान नहीं रहता है। ईड समय और वास्तविकता पर बिना विचार किए वह सुख और आनंद की तृप्ति चाहता है। उसको समय का कोई भान नहीं रहता है, समय का कोई ज्ञान नहीं रहता है और न ही वास्तविकता का ज्ञान रहता है। उसको सिर्फ आनंद की तृप्ति चाहिए। आनंद के लिए वह क्रियाओं को करना चाहता है जो समय और वास्तविकता के प्रतिकूल भी हो सकती है। समय कुछ हो, वास्तविकता कुछ हो, उसके प्रतिकूल भी वह व्यवहार करने में उसे कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। उसे सिर्फ जैसे कि बच्चे को, मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि किसी बच्चे को भूख लगी है, किसी बच्चे को खिलौना चाहिए, थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया, उसको खिलौना चाहिए। खिलौना के लिए वह जिद करता है, पेरेंट्स को बाध्य करता है, रोता है, चिल्लाता है, उसको पाना चाहता है कि हमको एक खिलौना चाहिए ही चाहिए। उसको ये पता नहीं है कि हमारे गार्जियंस के पास उस खिलौना को खरीदने के लिए पैसे हैं, नहीं हैं। ठीक है, परिस्थिति है, नहीं है। तो परिस्थिति का उसे कोई ज्ञान नहीं रहता है, समय का भी ज्ञान नहीं रहता है। वह यह नहीं देखता है कि हम दूध को हमको चाहिए तो अभी दूध अभी आया है या नहीं आया है, खरीद के आया। तो इस मतलब कि समय और परिस्थिति, ये दोनों का अभाव रहता है ईड में। उसी तरह से यह पूर्णतः अचेतन होता है। कौन? ईड। ईड की तीसरी विशेषता ये है कि यह पूर्णतः अचेतन होता है, क्योंकि अचेतन का मतलब हुआ कि या अचेतन का मतलब समझ रहे हैं। अचेतन मन का एक बहुत बड़ा भाग है जिसमें कि जिसको हम डस्टबिन कहते हैं, उसको डस्टबिन भी कहा जाता है, कि बहुत सारी ऐसी इच्छाएं, बहुत सारे ऐसे विचार, बहुत सारे ऐसी क्रियाएं या करने की इच्छाएं जो हम कर नहीं पाते हैं दैनिक जीवन में किसी कारणवश,
को बहुत सारी रुकावटें आती हैं। सामाजिक कारण हो, हमारा आर्थिक कारण हो, हमारा व्यक्तिगत कारण हो, जो भी कारण हो, कारण की बात यहाँ छोड़िए। यदि कोई विचार उस तरह का हो जिसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, स्वाभाविक है कि हर विचार या हर इच्छा की पूर्ति होगी ही होगी, नहीं भी होती है। तो जो विचार उत्पन्न होता है, जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और उसकी पूर्ति यदि हम नहीं कर पाते हैं, यदि हमारी इच्छा की उस पूर्ति नहीं होती है, तो वह इच्छा समाप्त नहीं होती है। वह इच्छा समाप्त नहीं होती है, बल्कि अचेतन में दमित कर दी जाती हैं। यह हम आगे आपको बताएंगे अचेतन के बारे में। जब हम मन के आकारात्मक पहलू की चर्चा आपसे करेंगे, तब आपको बताएंगे कि ये अचेतन है क्या। हम यहाँ ये आपको बताना चाहते हैं कि यह पूर्णतः अचेतन होता है, और अचेतन के द्वारा किए गए व्यवहार, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे व्यवहार दैनिक जीवन में भी होते हैं, आपसे, हमसे, सबसे। दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सारे व्यवहार होते हैं जो कि आपसे यदि पूछा जाए कि यह व्यवहार आपने क्यों किया, तो आप उसके कारण के बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपको खुद भी पता नहीं है उसके कारण की, कि हमारा अमुक व्यवहार क्यों हुआ। इसकी जानकारी आपको खुद नहीं है, व्यवहार आपका है, और आपसे पूछा जाएगा कि आपने यह व्यवहार क्यों किया, तो आप उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, आप उसमें असमर्थ रहते हैं, क्योंकि वह व्यवहार अचेतन से गाइड होता है। उसका जो कमांडिंग जो होता है वह अचेतन से होता है। तो अचेतन, ये जो ईड है वह पूर्णतः अचेतन होता है। वह जो भी व्यवहार करता है, जो भी इच्छाएं जागृत उसमें होती हैं, वह क्या है कि अचेतन से गाइड होती हैं, इसलिए उसको खुद भी पता नहीं होता है कि वह व्यवहार ऐसा क्यों कर रहा है। उसी तरह से यह है सुख के नियम से निर्देशित होता है। ईड की जो चौथी विशेषता है वह है कि यह सुख के नियम से निर्देशित होता है। यानी कि ईड की सबसे एक बड़ी विशेषता यह है कि आनंद प्राप्ति की जिस क्रिया द्वारा उसे सुख या आनंद की संभावना होती है, वह इस क्रिया को करने के लिए तत्पर हो जाता है। ठीक है, जिस क्रिया को करने से उसको सुख की प्राप्ति होती है, जिस क्रिया को करने से उसको मानसिक संतुष्टि मिलती है, उस क्रिया को करने के लिए वह तत्पर हो जाता है, बिना किसी समय और वास्तविकता की जांच किए हुए, बिना किसी समय और वास्तविकता का मूल्यांकन किए हुए। वह अपने आनंद नियम से निर्देशित होकर और वह उसको पूरा करने की कोशिश करता है। तो ये मन के गत्यात्मक पहलू का ये पहला भाग था, जिसको ईड कहा जाता है। उसी तरह से ईगो, दूसरा जो भाग है उसको ईड, ईगो, सुपर ईगो, मैंने कहा था कि ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईड की चर्चा हम किए, अब आते हैं ईगो पर। ईगो क्या है? ईगो का तात्पर्य आत्मा या चेतन बुद्धि से होता है। ठीक है, ईगो का तात्पर्य चेतन बुद्धि से होता है, चेतन बुद्धि से होता है। ईगो का संबंध एक और बाह्य वास्तविकता से होता है तथा दूसरी ओर ईड से होता है। दोनों से इसका संबंध होता है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ ईड की तरह जो उसमें उसको सुख की प्राप्ति हो और जिसको करने से उसको आनंद की प्राप्ति हो वही व्यवहार करता है, नहीं, बल्कि इसको वास्तविकता का भी पूरा ज्ञान होता है। ईगो को यह व्यक्ति की इच्छाओं की संतुष्टि सामाजिक और भौतिक वास्तविकता के संपर्क में करता है। ठीक है, यह है व्यक्ति की इच्छाओं की संतुष्टि सामाजिक और भौतिक वास्तविकताओं के संदर्भ में करता है। यानी कि इसको वास्तविकता का ज्ञान रहता है,
कि क्या गलत है, क्या सही है, कौन से समय पर कौन सा व्यवहार करना चाहिए, किस समय कौन सा व्यवहार नहीं करना चाहिए, कौन सा व्यवहार सामाजिक है, कौन सा व्यवहार असामाजिक है। इन सारे बातों का ज्ञान ईगो को रहता है। और जहाँ तक ईगो को और आप ज़्यादा ये समझना चाहें तो उसकी कुछ विशेषताओं को आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ईगो है कौन सी चीज़। वैसे कहा जाता है कि ईगो हैज़ टू सर्व टू मास्टर्स ऑफ क्लासिक इंटरेस्ट, यानी कि ईगो को दो वैसे मालिकों की सेवा करनी पड़ती है जो दोनों मालिकों की इच्छाएं विपरीत होती हैं। वे कौन दो मालिक हैं? वे हैं ईड और सुपर ईगो। सुपर ईगो की चर्चा हम बाद में इसके बाद करते हैं। ईड और सुपर ईगो, यानी कि ईड और सुपर ईगो के बीच यह संतुलन बनाता है। यदि संतुलन यह ईगो नहीं बनाए, ईड और सुपर ईगो के बीच यदि संतुलन नहीं बनाए तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में बहुत सारे परिवर्तन या व्यक्तित्व उसका कुंठित या विचलित या हो सकता है। कि व्यक्तित्व को एक संगठित रूप में रखने के लिए व्यक्तित्व को व्यक्तित्व सही ढंग से डेवलप करे, इसके लिए यह आवश्यक है कि दोनों में संतुलन हो, ईड में और सुपर ईगो में। तो यह संतुलन का काम, यानी आप कह सकते हैं कि यह एक सेतु का काम करता है या पुल का काम करता है। ईगो को भी संतुष्ट, सुपर ईगो को भी संतुष्ट करता है और ईड को भी संतुष्ट करता है। ये ईगो की सबसे बड़ी विशेषता होती है। और यदि कैटेगराइज हम देखें इसको तो कुछ विशेषताएं हैं जिनको आप पॉइंट दे से लिख सकते हैं, जिसमें कि आपको ज़्यादा मार्क्स, ज़्यादा अंक मिल सकते हैं। कि इसकी पहली विशेषता है कि ईगो को समय तथा वास्तविकता का ज्ञान रहता है। ठीक है, पहली विशेषता इसकी है कि इसको समय और वास्तविकता दोनों का ज्ञान रहता है कि किस समय पर कौन सा कार्य किया जाए, कौन सा कार्य करने का कौन सा उपयुक्त समय है। जैसे कि आपको इच्छा होती है कि सामने कोई सुंदर सी वस्तु रखी हुई है और हम उसको ले लें। ईड कहेगा कि हम उसको छीन लें, हम उसको ले लें, लेकिन ईगो उसको समझाता है कि यह समय उपयुक्त नहीं है। यदि आपको चाहिए ही यदि वह सुंदर सी वस्तु आपको चाहिए ही, तो चूंकि यह समय उपयुक्त नहीं है, लोग इसको देख रहे हैं, लोगों के ध्यान में है, जिसका है वह सामान वह भी यहाँ पे है, इसलिए यह उपयुक्त समय नहीं है, इसको कभी बाद में किया जा सकता है। यानी कि उसको समय का ज्ञान रहता है, वास्तविकता का ज्ञान रहता है ईगो को, और वह ईड को समझाता है कि क्या गलत है और क्या सही है। वही उसी तरह से ईगो चेतन तथा अचेतन दोनों होता है। जो ईगो होता है वह चेतन और अचेतन उसमें दोनों होता है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अचेतन होने के कारण यह ईड को अच्छी तरह समझता है और उसकी इच्छाओं को जानता है। क्योंकि ईड अचेतन से गाइड होता है, मैंने पहले बताया था कि ईड अचेतन से गाइड होता है, तो अचेतन होने के कारण यह ईड को अच्छी तरह से समझता और उसकी इच्छाओं को जानता है। मैंने कहा ना कि ये ईगो जो है वह चेतन और अचेतन होता है, तो अचेतन में जो ईड की इच्छाएं होती हैं उसको भी वह जानता है, और ईड को सलाह के बिना ईगो की कोई इच्छा पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, ईड के सलाह के बिना ईगो की कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। उसी तरह से इसका अगला जो ये है, अगली जो विशेषता है वह है कि ईगो का संबंध नैतिकता से नहीं है। ईगो का जो संबंध है वह नैतिकता से नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, कौन सा कार्य सामाजिक है कौन सा असामाजिक है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वह सिर्फ समय का
और वास्तविकता का, ये दोनों उसको ज्ञान है कि समय उपयुक्त नहीं है तो इस काम को नहीं कीजिए। ईड को कहता है कि समय उपयुक्त नहीं है तो इस काम को मत कीजिए। यह नहीं कि यह चोरी, यह आपको पाप लगेगा, इसके दूसरे का सामान आप ले लेते हैं, इसका ज्ञान ईगो को नहीं है, ये सुपर ईगो के। जब सुपर ईगो में हम आएंगे तो सुपर ईगो में ये हम बताएंगे कि क्या है। तो इसको नैतिकता से कोई संबंध नहीं है, क्या नैतिक है क्या अनैतिक है। उसी तरह यह प्राणी के बीच या प्राणी के वातावरण के संदर्भ में अभियोजित करता है। ईगो जो है प्राणी और वातावरण के बीच एक अभियोजन का काम करता है। अभियोजन का मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट। अभियोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट, कि यह प्राणी और वातावरण, ह्यूमन बींग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट, यह दोनों के बीच एडजस्टमेंट करता है कि किस वातावरण में व्यक्ति कैसे रहेगा, कौन सा व्यवहार करेगा, कौन सा व्यवहार नहीं करेगा। ये सारी बातें ईगो के अंतर्गत, ईगो की विशेषताओं के अंतर्गत रहता है। अब बात आती है सुपर ईगो की। सुपर ईगो मन के गत्यात्मक पहलू का तीसरा भाग है, तीसरा प्रकार है। इसका विकास सबसे बाद में होता है। ईड का विकास कब होता है? ईड जन्म से ही व्यक्ति में रहता है। ईगो का विकास कब होता है? व्यक्ति जब थोड़ा बड़ा होता है, बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है और जब उसको वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है, रियलिटी का ज्ञान हो जाता है, तब हम मानते हैं कि उसमें ईगो का विकास हो गया है या होने लगा है। लेकिन सबसे अंत में सुपर ईगो का विकास होता है। सुपर ईगो का विकास सबसे अंत में होता है, जो व्यक्ति के समाजीकरण की प्रक्रिया का मुख्य स्रोत है। ठीक है, व्यक्ति में जो समाजीकरण होता है, उस समाजीकरण का मुख्य स्रोत हमारा सुपर ईगो है, क्योंकि सुपर ईगो ही व्यक्ति को सामाजिक और असामाजिक बनने पे बाबू जो व्यक्ति के सामाजिक और असामाजिक, कौन सा व्यवहार व्यक्ति का सामाजिक होगा, कौन सा व्यक्ति असामाजिक होगा, यह सुपर ईगो के द्वारा ही ज्ञात होता है। व्यक्ति में प्रतिस्पर्धा, सामुदायिकता इत्यादि की जो भावना होती है, वह सुपर ईगो के द्वारा ही होता है। सुपर ईगो व्यक्तित्व के न्याय संबंधी प्रक्रिया की प्रमुख कार्यशाला है। क्या है? सुपर ईगो जो है वह व्यक्ति के न्याय संबंधी प्रक्रिया की प्रमुख कार्यशाला है। इसमें सुपर ईगो के द्वारा न्याय की ये होती है कि कौन सा गलत, क्या गलत है और क्या सही है। गलत है तो क्या पनिशमेंट होना चाहिए, सही है तो क्या रिवार्ड मिलना चाहिए। ये दोनों का विशेषता, दोनों का जो प्रोविज़न है, दोनों का की जो आप कहें कि जो दोनों तरह के ये जो पनिशमेंट और रिवार्ड, ये दोनों ही तरह की बातों का समावेश सुपर ईगो में रहता है। और यह व्यक्तित्व की रचना का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो न्यायाधीश से लेकर न्याय सभा एवं पुलिस इत्यादि में के कार्यों में अपना सहयोग देता है। अब सुपर ईगो को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम ये आपको बता देते हैं कि इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे सुपर ईगो मुख्यतः चेतन होता है। ठीक है, ईड जो था वह क्या था? पूर्णतः अचेतन था। ईगो क्या था? चेतन और अवचेतन या चेतन और अचेतन दोनों ही उसमें विद्यमान रहता था। और सुपर ईगो में, जहाँ तक सुपर ईगो की बात है, वह
पूर्णतः चेतन होता है। यानी कि पूर्णतः चेतन होने का मतलब होता है कि इसका जो भी व्यवहार होता है, सुपर ईगो से में जो भी व्यवहार होता है वह व्यक्ति को उसके कारण की जानकारी पूर्णतः होती है कि हमने जो व्यवहार किया उसका कारण क्या है। हमें उसके कारण की पूर्णतः जानकारी होती है, यानी कि वह चेतन होता है, उसमें पूर्णतः चेतन होता है। उसी तरह यह आदर्श का भंडार है। कौन? सुपर ईगो। सुपर ईगो है आदर्श का भंडार। इसमें जीवन में जो आदर्श होते हैं उसको उससे और बाहरी जो और व्यक्ति का जो आचरण होता है, इसके बीच एक गहरा संबंध होता है कि आदर्श, जीवन के आदर्श और आचरण से गहरा संबंध होता है सुपर ईगो का। और इसमें वह सामाजिक नियमों को पालन करने के लिए, वह सामाजिक मान्यताओं को पालन करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है, और वह कोई ऐसा काम नहीं करने का सलाह देता है या वैसे काम करने से वह मना करता है जो सामाजिक नहीं हो, जो आदर्शवान नहीं हो, जो जो एक अच्छे व्यक्ति के आचरण के लायक नहीं हो, उस तरह के व्यवहार को करने के या कभी भी सलाह नहीं देता है। उसी तरह सुपर ईगो का संबंध नैतिकता से है। ठीक है, अभी ईगो में हम पढ़ रहे थे, आपको बता रहे थे ईगो में कि इसका संबंध नैतिकता से बिल्कुल नहीं है, लेकिन सुपर ईगो का संबंध नैतिकता से है कि नैतिक क्या है, इस पर ही यह सिद्धांत चलता है। यह किसी भी मूल्य पर अनैतिक और असामाजिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए सहमत नहीं हो सकता। किसी भी इच्छा पर या वैसे कार्यों को करने पर या वैसे कार्यों से सहमत नहीं हो सकता जो अनैतिक हो और असामाजिक हो। तो लास्ट में हम आपको यही कहेंगे कि ईगो और सुपर ईगो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ऐसा नहीं है कि तीनों तीन अलग अलग चीज़ हैं, ये तीनों एक ही व्यक्ति में हैं और तीनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती, एक के बिना दूसरे की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जैसे कि आप मान लें कि कोई खूबसूरत, मान लीजिए कोई खूबसूरत लड़की को कोई देखता है, उसकी इच्छा होती है कि हम उससे बात करें। ठीक है, हम उससे बात कर लें। ठीक इसके विपरीत सुपर ईगो कहता है कि ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अनैतिक कार्य है। किसी स्त्री से बात करना, किसी लड़की से बात करना, वह भी उसके परमिशन के बगैर अनजान व्यक्ति से और बिना किसी कारण के, यदि आप उससे बात करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यह हरगिज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अनैतिक कार्य है। इस प्रकार दोनों इच्छाएं एक दूसरे के विरोधी हो गई। ठीक है, ईड कुछ चाहता है और सुपर ईगो कहता है, उसको मना करता है। ईड चाहता है कि उससे हम बात करें और सुपर ईगो कह देता है कि नहीं, या इस तरह से बिना उसकी इच्छा वगैरह करके बात नहीं की जा सकती है, यह अनैतिक है। अब यहाँ पर ईगो का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यदि ईगो यहाँ इंटरफेयर नहीं करेगा, यदि ईगो यहाँ अपनी भूमिका अदा नहीं करेगा तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में असंतुलन हो जाएगा। क्योंकि इच्छा एक जागृत हुई उसमें उस लड़की से बात करने की, लेकिन वह ईगो के कारण, ईगो के रोकने के कारण उस इच्छा की पूर्ति उसे नहीं हो पा रही है। तो वैसी स्थिति में व्यक्ति में मानसिक असंतुलन हो सकता है। यदि व्यक्ति इसको बहुत गहरा से, बहुत दिल से ले ले, तो व्यक्ति में कुछ ऐसे सिम्टम्स, कुछ ऐसे लक्षण भी विकसित हो सकते हैं जो आगे चलकर मानसिक रोग का रूप धारण कर लें। इसलिए इन दोनों तरह की इच्छाओं में, यानी ईड की इच्छा और सुपर ईगो का इच्छा,
ये दोनों की इच्छाओं में संतुलन करने के लिए का काम जो है वह ईगो करता है। इन दोनों को समझाता है, दोनों को कहता है कि मान जा मेरे मन, ठीक है, कि दोनों को समझाता है, कहता है कि ईड को यह कहता है कि देखो समय सही नहीं है, अभी चूंकि यह सड़क पे है और सड़क पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तुमको मार भी पड़ सकती है, वह लड़की भी आपको मार सकती है, क्योंकि उसको भी अपनी प्रतिष्ठा का ये है, इसलिए परिस्थिति अभी अनुकूल नहीं है। लेकिन जब वह कहीं अकेले में आपको मिले तो आप उससे बात कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ कहने का मतलब हुआ कि ये दोनों लोगों को समझा दिया कि आप अभी नहीं कर सकते हैं, समय उपयुक्त नहीं है, परिस्थिति उपयुक्त नहीं है। और दूसरे तरफ सुपर ईगो को भी ये थोड़ा शांत कर देता है कि सुपर ईगो को कहता है कि नहीं, यह कर सकता है यदि परिस्थितियाँ अनुकूल हों तब। इस तरह से हम कह सकते हैं कि फ्रायड ने जो मन का एक गत्यात्मक पहलू की चर्चा की है उसमें ये तीन चीज़ आते हैं, ईड ईगो, सुपर ईगो। इन तीनों वर्गों का हमने जितना हो सका आपको, क्योंकि क्लासेस में पढ़ाने पे कुछ और भी मज़ा आता है, क्योंकि स्टूडेंट सामने होते हैं और आप उनके रिस्पांस, उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन को देखने से ये पता चलता है कि हम जो बता रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं, उनके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि उनको समझ में आता है तो टीचर जो सामने से पढ़ा रहा है उसको भी आनंद आता है पढ़ाने में। और अभी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आप हमारी बातों को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि क्लासेज में होते हैं कि यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, हम उसको रिपीट कर सकते हैं, बार बार उसको हम रिपीट कर सकते हैं, तब तक हम रिपीट कर सकते हैं जब तक कि आपके समझ में आ नहीं जाए। लेकिन चूंकि यह जो अभी जो क्लास हो रहा है, जो वर्चुअल क्लास ये हो रहा है, उसमें संभव नहीं है कि आप हमसे उधर से प्रश्न करें और हम उसका जवाब दें, या आपको यदि कहीं कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप हमसे पूछें और मैं आपको उसका जवाब दूं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कोविड-19 के कारण आज हमें इस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के माध्यम से आपसे मुखातिब होना पड़ रहा है। मैं डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, महिला कॉलेज डालमिया नगर, डेहरी ऑन सोन। आज आप स्नातक पार्ट 1 के छात्र छात्राओं को द्वितीय पत्र यानी असामान्य मनोविज्ञान से संबंधित विषयों को आपके सम्मुख रखूँगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि असामान्य है क्या। मैं मनोविज्ञान की चर्चा इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि आप यदि इस विषय में ऑनर्स कर रहे हैं तो निश्चित ही मनोविज्ञान की जानकारी आपको होगी। तो मैं आगे बढ़ने से पहले आपको असामान्य के विषय में जानकारी दे दूं, जिससे आगे आपको असामान्य मनोविज्ञान समझने में सुविधा हो। असामान्य, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, असामान्य, जो सामान्य से परे हो, जो सामान्य से अलग हो, जो सामान्य के विपरीत हो। यानी कि हम मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं और व्यवहार, जो सामान्य व्यवहार होता है, वह व्यवहार या उस व्यवहार को हम सामान्य व्यवहार कहेंगे जो कि समाज के द्वारा बनाए गए नियम कानून, समाज के द्वारा बनाए जो उनकी मान्यताएं हैं, उनके जो रीति रिवाज हैं, उनके जो कस्टम्स हैं, उनके जो अन्य जो उनकी विशेषताएं हैं समाज की, उसके आधार पर यदि हम व्यवहार करते हैं तो उसको हम सामान्य व्यवहार कहते हैं। लेकिन इसके विपरीत, यानी कि उससे परे यदि हमारा व्यवहार होता है जो सामाजिक मान्यताओं के अनुकूल नहीं हो, जो सामाजिक
मान्यताओं या सामाजिक जो परंपराएं हैं उसके विपरीत उसके अनुकूल नहीं हों, तो वैसी स्थिति में हम उस व्यवहार को असामान्य कह सकते हैं। मुझे लग रहा है, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को देख के, कि आप असामान्य कुछ आप समझ रहे हैं। मोटा मोटी